तो फिर आपकी इच्छा कमजोर हो जाएगी, इच्छा निगेटिव हो जाएगी, सक्रियता निगेटिव हो जाएगी, मूल्य गलत प्रदान करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि हमारे सामने कोई संत महात्मा होते हैं। अब देखो उदाहरण मैं समझाता हूं। वर्तमान के डेट में जितने भी संत महात्मा टाइप के लोग हैं, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके विषय में हम क्या विचार रखते हैं, उनको हम कौन सा मूल्य प्रदान करते हैं? हर व्यक्ति को हम संदेह की नजर से देखते हैं, हर व्यक्ति को हम संदेह की नजर से देखते हैं, संत महात्मा तक को हम संदेह की नजर से देखते हैं। अरे यार, पर्दे के पीछे कुछ और होगा, पर्दे के सामने कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और होगा। कारण उसके पीछे है कि ऐसी घटनाएं समाज में घट चुकी हैं। समाज में घट चुकी घटनाएं हमारे नजरिए का रुख बदल देती हैं। हमारा नजरिया बदल गया, तब हम किसी के बारे में कुछ प्राप्त करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति अलग होती है। कई बार होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को इसलिए सुनते हैं कि उसके मुख से गलत दिखे, गलत निकले, उसके आचरण, उसके व्यवहार में कुछ गलत दिखाई पड़े। हम इसलिए ढूंढते हैं किसी व्यक्ति को, हम इसीलिए नजर डालते हैं। हम अच्छाइयों पर कम ध्यान देते हैं। अगर नजरिया खराब हो जाए तो अच्छाइयों पर कम ध्यान देंगे, बुराई पर ज्यादा ध्यान देंगे। जिस पर ध्यान दिया जाए वही दिखने भी लगता है। आप किसी गाड़ी को खरीदने का मूड बनाते हैं, चाहे बाइक हो चाहे फोर व्हीलर हो, अचानक से नहीं लगने लगता है कि रोड पर वही गाड़ियां आपको ज्यादा दिखाई पड़ने लगती हैं। महसूस की हो इस बात को? महसूस की हो इस बात को? कभी आप बाइक खरीदने के मूड में आ जाओ, आपको वही बाइक आपको लगभग लगभग हर जगह दिखाई पड़ने लगेगी, क्योंकि आप परसेप्शन बना चुके हो, नजरिया आप एक विशेष प्रकार का विकसित कर चुके हो, उस गाड़ी को ज्यादा तवज्जो दे दिए हो, आप मूल्य उसको ज्यादा प्रदान कर दिए हो, वो आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावित कर रही है, फिर वही आपको दिखाई पड़ने लगेगी। यहीं से और ज्यादा मजबूती पैदा होती है हमारे अंदर। मोबाइल फोन खरीदना है तो हम लोगों के हाथ में मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। जो मोबाइल खरीदने का हम मूड बनाए होते हैं, अक्सर वही दिखाई पड़ने लगती है लोगों के हाथ में। चीजें ऐसे ही होती हैं। तो हम किसी व्यक्ति को बुरा जानते हैं, चाहे उसने हमारे साथ बुरा किया हो या ना किया हो, हम बुरा जानते हैं किसी व्यक्ति को। कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा रखते हैं, वो भी अच्छा सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। कई बार किसी व्यक्ति का कोई गुणगान कर रहा हो तो हमें बहुत दर्द होने लगता है, अबे यार छोड़ा हटो, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो। जो दिखता वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम नकारात्मक सुने, तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है। कोई ना कोई हमारे नजरिए का होता है जो उसके विषय में कुछ गलत बताता है, हम सक्रिय होकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर हम वैसा मूल्य बना देते हैं। पहले से भी मूल्य बनाए हुए हैं, फिर और जोड़ देते हैं, फिर वैसी धारणा हम विकसित कर लेते हैं उसके विषय में। और फिर अपने जहां पर हम मूल्यों का संगठन तैयार कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के प्रति जो मूल्य हम बना रहे हैं, उसी मूल्य में हम उसके भी मूल्य को जोड़ देते हैं, हमारा चरित्र उसके प्रति वैसा हो जाता है। तो कोई गलत चरित्र का है, हम उसके प्रति भी गलत चरित्र के होते हैं, हम भी। वो जरूरी नहीं है कि हम यथार्थ में घटित करें। हम किसी को चरित्रहीन मानते हैं ना, तो हम उसके प्रति चरित्रहीन हैं। जरूरी नहीं है कि हम वो प्रकट व्यवहार में लाएं, अंदर हैं, क्योंकि मूल्य निर्माण हमारे अंदर हुआ है। मूल्य निर्माण उस व्यक्ति के अंदर नहीं हुआ है, मूल्य हमारे अंदर निर्मित हुआ है। हम किसी को महान माने, ये हमारा मूल्य है। आसाराम को बहुत से लोग घटिया मानते हैं, राक्षस मानते हैं। वहीं पर बहुत से लोग हैं उसे आज भी संत मानते हैं, आज भी भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो जो मूल्य निर्मित किए हैं वो बना हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दृढ़ता के साथ बना हुआ है। एक बार मूल्य निर्मित हो जाए, इसलिए कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार जब भी मिले किसी व्यक्ति से, अपना प्रभाव अच्छा छोड़ने का प्रयास करें। इसलिए जब भी अजनबियों से मिले, लिमिटेशन का ध्यान रखें। अपने मित्र मंडली और अपने समूह में यदि आप अच्छे व्यक्तित्व को प्रभाव दबाना चाह रहे हैं, आप अच्छे हो या ना हो, अच्छे बनने का नाटक जरूर करें। ये दौर ही कुछ वैसा है। वास्तविकता जो दिखाने का प्रयास करेगा, वास्तविकता को महसूस करवाने का जो प्रयास करता है, उसका नुकसान ही अक्सर होता है। इसीलिए चापलूसों का दौर है। किसी व्यक्ति की तारीफें करो, तारीफें हर व्यक्ति सुनना पसंद कर रहा है आज के डेट में।
बौद्धिक लड़ाई का युग है ना। आज के डेट में हर व्यक्ति तारीफ चाहता है। उसकी तारीफ करोगे, उसकी नजरों में आपका प्रभाव बनेगा। लगेगा उस व्यक्ति को कि ये हमारा गुलाम है, ये हमारा दास है, ये हमारा भक्त है, हमारा फैन है। लेकिन हकीकत उलट होती है। अगर हम ये मानने लगे कि आप हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, आप हमारे फैन हैं, ये केवल आपके मन की मानने की बात है। हकीकत यह है कि आप उसके फैन हो गए हैं, आप उसके भक्त हो गए हैं, क्योंकि मूल्य आपके अंदर निर्मित हुआ है। जितना लाइबल वो आपके प्रति है, उससे ज्यादा आप उसके प्रति हो जाएंगे। वो आपके इशारों पर नहीं, आप उसके इशारों पर नाचना शुरू कर देंगे। यही साइकोलॉजी है, यही मनोविज्ञान है। समझ रहे हो आप बात को? इसीलिए लोगों के चक्कर में लोग नाचते हैं। आप जिसे पसंद करते हो प्रेमी या प्रेमिका के रूप में, आप बहुत पसंद करते हो, बहुत पसंद करते हो, बहुत पसंद करते हो, तो आपको उसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आएगी। और ये जो आप पसंद कर रहे हो ना, ये आप अपनी अंतरात्मा को उसको दे दे रहे हो। जरूरी थोड़े है कि बदले में वो भी वही मूल्य निर्मित किया हो आपका। आपका वही मूल्य वो भी अपने अंदर निर्मित किया हो, ये जरूरी नहीं है। अगर दोनों में परस्पर मूल्य वही निर्मित हो जाए तो उससे बढ़िया कोई संबंध नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हमें अधिक मूल्यवान मानता है, जो हमें अधिक मूल्य देने लगता है, अक्सर आप पाते होंगे कि हम उसे कम मूल्य देते हैं, हम उसे कम तवज्जो देते हैं। जो आपके पास बार-बार फ़ोन करता हो, बार-बार हाल-चाल पूछता हो, बार-बार अपनत्व जाहिर करने का प्रयास करता हो, आप उसके प्रति उतना ज़्यादा लायबल, उतने ज़्यादा अपनत्व नहीं दिखाएँगे। आप हल्के हो जाएँगे उसके प्रति, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि उसका काम हमारे बगैर नहीं चलेगा। आप और ज़्यादा उसके नज़रों में हीरो बनने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा गुरूर आने का प्रयास करेगा आपका। मूल्य का यही खेला है। इसी कारण दुनिया और दुनिया का चरित्र, दुनिया का व्यक्तित्व बदला हुआ है। है ना बहुत कठिन काम? इस प्रकार के व्यक्तित्व को बदलना, इस प्रकार से चरित्र को बदलना, इमोशन को बदल करके चरित्र को बदलना सबसे कठिन काम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक अध्यापक के रूप में आपको यही काम करना है। बच्चों के चरित्र को बदलना है तो उसके नज़रिए को बदलना पड़ेगा। कभी भी आप सुने होंगे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को, जब आप सुनेंगे तो वो कहता है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सकारात्मकता लाओ अपने अंदर। सकारात्मकता लाने का मतलब नज़रिया ठीक होता है। नज़रिया ठीक होगा तो आप सही चीज़ें कलेक्ट करना शुरू करोगे, सही मूल्य देना शुरू करोगे लोगों को, और वास्तविकता तब आपको जीवन की समझ में आएगी। हम कंपटीशन के जीवन में हैं, हम विद्यार्थी के जीवन में हैं, हम अपने आप को ही बहुत बड़ा विद्यार्थी माने, बहुत बड़ा टैलेंटेड माने, यही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि तब हम वास्तविक मूल्यांकन लोगों का नहीं कर पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं, ना तो अपना कर पाएँगे, जो दूसरे का मूल्यांकन नहीं कर सक जो आत्म मूल्यांकन नहीं करेगा, वो कभी भी दूसरे का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। आत्म मूल्यांकन से हट करके हम दुनिया का जब मूल्यांकन करने लगते हैं, तो असल में ना तो हम दुनिया को जान पाते हैं, ना तो अपने आप को जान पाते हैं। सबसे पहले अपने आप को समझिए। जब आप अपने आप को समझेंगे, अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती को समझेंगे, आप दुनिया को समझ जाएँगे कि लोग कितने मजबूत हैं। और तब आप मेहनत करोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित होगा, तब आप लड़ोगे, तब आप कंपटीशन में आगे जाते हो। और जब आप अपने आप को मान लेते हो कि हम हैं, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, हम ही अस्तु, ये आपका मूल्य अपने प्रति निर्मित हो गया है। तो जब आपका मूल्य अपने प्रति निर्मित हो जाएगा, तो फिर दुनिया आपको कमज़ोर नज़र आने लगेगी, और असल में दुनिया कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर आप बन रहे हैं। फिर आपको इच्छा अनुसार आपके परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, और जब इच्छा अनुसार आपको आपके परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, कुंठा जन्म लेगा। फ्रस्ट्रेशन, तनाव, कुंठा, ये आपको अंदर ही अंदर सड़ा देगा, अंदर ही अंदर गला देगा। लगातार जूझते लड़ते रहेंगे, आपको लगेगा कि हम दुनिया से लड़ रहे हैं, परंतु आप दुनिया से नहीं लड़ते हैं। केवल लगता आपको है कि आप दुनिया से लड़ रहे हो, आप लड़ते अपने आप से हो। लेकिन वो पहचान आपके पास नहीं है कि आप अपने आप से लड़ रहे हो। पहचान कर लो आप अपने आप से लड़ना, तो अपने आप से लड़ना और जीतना बहुत आसान होता है। बस पहचान करना बहुत कठिन काम होता है कि हम लड़ किससे रहे हैं, हमारा कंपटीशन किससे है।
हमारा कंपटीशन हमसे स्वयं से होता है, हमारी दिनचर्या से, हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से। इससे जीत लो, दुनिया से जीत लोगे। अपनी कमी जिसे समझ में आ जाए वो मजबूत बन जाएगा। हम कंपटीशन लेने लगे कि हमसे टॉप के टीचर कौन है, फिर हम उन्हें देखना शुरू करेंगे। जब उन्हें देखना शुरू करेंगे तो हमको लगेगा कि हमसे ज्यादा ये जानबे नहीं करता कुछ, हमारे आगे तो ये शून्य है, पता नहीं क्यों चल रहा है। ये मूल्यांकन हमारा गलत है, इससे हम कभी भी उससे आगे नहीं निकल सकते हैं। हम उसकी विशिष्टता कभी भी स्वीकार ही नहीं करेंगे। जब स्वीकार नहीं करेंगे तो हम धारण ही नहीं करेंगे, मूल्य देंगे ही नहीं। सबसे पहले मूल्य दो, मूल्य दोगे ना तो उसकी खूबियां सीखोगे, अपने अंदर चेंज लाओगे। हो सकता है कि आप उसकी खूबियों को आत्मसात करके उससे भी बड़े बन जाओ, और ये ज्यादातर तक संभावना है। परसेप्शन का टोटल खेला है। पुरानी परंपरागत पौराणिक कथाएं आप जानते ही होंगे, पौराणिक कथाओं को आप सुनते ही होंगे। उदाहरण मैं 2-3 आपको देता हूं, उदाहरण 2-3 देता हूं। बाली था, बाली सुग्रीव, रामायण काल में आपको पता होगा बाली सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली के विषय में आप जानते हैं कि बाली को किसी ऋषि ने वरदान दिया था, या किसी देवता ने वरदान दिया था कि तुम्हारी आंखों में कोई बहुत देर तक अगर टकटकी बना करके देखेगा तो उसका तुम बल, उसकी शक्ति खींच लोगे, उसकी आधा बल, उसका आधा शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये उसको वरदान प्राप्त था, और ये पॉपुलर था, ये वरदान पॉपुलर था, ये वरदान पॉपुलर था, सबको पता था। उसके जितने में मित्र और शत्रु थे सबको ये वरदान के बारे में पता था कि बाली की आंखों में देखना अपने बल को कमजोर कर देना है। ये परसेप्शन बन गया, ये मूल्य बन गया सभी के अंदर। रावण के अंदर भी ये मूल्य बन गया था बाली को लेकर के। दोनों मित्र थे, एक बार दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया, युद्ध की नौबत आ गई। रावण जब युद्ध करने लगा तो रावण के मस्तिष्क में यह विचार आया कि अगर हम इसकी आंखों में देखेंगे तो हमारा बल इसमें चला जाएगा और ये हमें हरा देगा। आप वहीं हार गए, आप होंगे रावण, होंगे बलशाली दुनिया भर के, वहीं पर पराजित हो गए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। रावण ने यह संकल्प किया कि मैं बाली की आंखों में देखूंगा ही नहीं। वो युद्ध ही क्या है कि दुश्मन की आंखों में ना देखा जाए, अपनी आंखों से उसको ललकारा ना जाए, उसे डराया ना जाए, अपनी आक्रामकता, अपने एग्रेशन को दिखाया ही ना जाए। वो युद्ध ही कैसा है। जब भी आप देखिए कोई भी एग्रेसिव व्यक्ति आपको डराता है ना, तो अपने आंखों के प्रभाव से डराता है, अपने चेहरे के मुखमंडल के तेज से डराता है। कोई भी व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है, उसका क्रोध, उसका एग्रेशन उसकी आंखों से झलकता है, और वहीं हम मान लेते हैं कि इससे लड़ना ठीक नहीं है, मार देगा, पीट देगा। आंखों में देखा ही ना जाए, या वो आंखें बंद करके आपके ऊपर क्रोध दिखाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप उसे पीट देंगे, लतिया देंगे आप। यही हुआ रावण के साथ। वरदान था या नहीं था, कोई बल खींच सकता है या नहीं खींच सकता है, वो अलग मामला है। मामला यहां पर मूल्य और परसेप्शन का हो गया, और बाली ने रावण को पटकनी दे दी, पराजित कर दिया, लतिया के खदेड़ दिया। और यही वो अक्सर सबके साथ करता था। तो जब कई लोगों के साथ हुआ तब ये जगजाहिर बात हो गई कि बड़े बड़े बलशाली लोगों को भी पराजित कर दिया। अब हर व्यक्ति के अंदर ये भाव पैदा हो गया। समझ रहे हो बात को आप ध्यान से? यही चलता है। किसी व्यक्ति के विषय में प्रचार कर दिया जाए। आप कभी सोचे होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पर विज्ञापन खर्च इतना अधिक क्यों किया जाता है? क्या आप विज्ञापन के प्रभाव में आकर के चीजें खरीदते हो कि अपनी आवश्यकता के हिसाब से खरीदते हो? आपको साबुन खरीदना है नहाने वाला, कौन सा साबुन आप खरीदते हो? दुकानदार कभी भी आपको ऐसा साबुन पकड़ाने का प्रयास करे जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना हो, बेशक वो बहुत ब्रांडेड हो, बेशक वो बहुत ब्रांडेड हो, बट आप ना जानते हो कि ये ब्रांडेड है, आपने उसका नाम कभी नहीं सुना है, आप नहीं खरीद सकते हो, चाहे वो उसकी गुणवत्ता जितनी बेहतरीन हो, खरीदोगे ही नहीं। आप अपने मूल्य को ढूंढोगे, आप अपने परसेप्शन को ढूंढोगे। अरे भाई कोई दूसरा दीजिए, इसका तो हमने नाम ही नहीं सुना है। वो दूसरा पकड़ाता है, हाँ ये वाला सही है, डब है, हाँ हाँ दे दीजिए दे दीजिए। क्यों?
क्योंकि उसने इतनी ब्रांडिंग करी, इतनी ब्रांडिंग करी, इतनी ब्रांडिंग करी कि वो आपकी नजर में पड़ गया। अच्छा ये साबुन है, नहाने वाली चीज है, ठीक है, बन गई सूचना आपके दिमाग में, बन गया परसेप्शन आपके दिमाग में। अब जब भी आप खरीदने जाओगे, अगर पूछेगा कि कौन सा दें, तो आप अल्टरनेटिव तरीके से एक नाम तो बोलना ही है, वो नाम बोल दोगे आप, हाँ वही दे दीजिए। इसलिए ब्रांडिंग की जाती है। जो जितना ज्यादा दिखता है वो उतना ज्यादा बिकता है, ये इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। क्योंकि लोग देख करके आपकी गुणवत्ता नहीं पहचानते हैं कि गुणवत्ता इनकी होगी। देखना, दिखते रहना जो है ना, ये लोगों में मूल्य निर्मित करता है। कोई आपसे पूछे कि हमें सुपर टेट की कोचिंग करना है, कहां कर लें, आप कोई ना कोई नाम जरूर सुझाओगे। बेशक आप पढ़े ना हो, बेशक आप वहां पढ़े ना हो, उसके विषय में जानते ना हो, लेकिन आपके नजर में अगर आया हो, बार बार नजर में आया हो, तो आप सजेशन दे दोगे, हाँ फला जगह पढ़ लो। हाँ लोग पढ़ते हैं, बड़ी चर्चा है उसकी, बहुत पॉपुलर, पढ़ लो। तो हम लोगों को सुझाव भी उसी हिसाब से देते हैं। किसी शहर में आप रह रहे हो, बहुत ज्यादा डॉक्टर के विषय में आप ना जानते, बहुत ज्यादा डॉक्टर के विषय में आप ना जानते हो, किसी एक डॉक्टर से आप इलाज करवाए हो और आप स्वस्थ हो गए हो। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि कोई डॉक्टर बता दीजिए, फला चीज की समस्या है हमको, आप पहला इनाम वही लोगे, फला डॉक्टर के पास चले जाइए। इसलिए लोगों के सुझाव अलग अलग होते हैं एक ही मुद्दे पर। हम जो जीवन में करना चाहते हैं, हम जो जीवन में बनना चाहते हैं, अक्सर हम हमसे लेने वाली सुझाव कोई अगर लेता है तो हम वही सुझाव दे देते हैं, यही कर लीजिए। यहाँ पर लोग जो कार्य अपने से नहीं कर पाते हैं ना, वो कार्य वो दूसरों से करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो ऐसा करना। तो अगर आपको कोई व्यक्ति बदलना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके सफलता को उत्तम शिखर पर ले जाना चाहता है, आप उसकी बातों को सहर्ष से स्वीकार किया करो और उसमें देखा करो कि आपके काम की कितनी चीजें हैं, आप कितना आत्मसात कर सकते हो, आप उसे आत्मसात कर लिया करो, क्योंकि वह अपनी सफलता आप में तय करना चाहता है फिर। इसीलिए हर पिता अपने बेटे को अपने से ज्यादा सफल बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने से ज्यादा सफल बनाना चाहता है, वो बनना चाहता था, बन नहीं पाया, तो अपने बेटे बेटियों को वहां तक पहुंचाना चाहता है। हर टीचर अपने विद्यार्थी को सफलता के उत्तम शिखर तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वहां वो पहुंचना चाहता था, नहीं पहुंचा, कुछ कमियां हुई, इसलिए वो उन कमियों को दूर करवाता है वो आपके अंदर से और वहां तक आपको पहुंचाने का प्रयास करता है। इसीलिए असफल व्यक्ति सफल लोगों का निर्माण करता है। सलाह हमेशा असफल व्यक्ति से लेना चाहिए, उससे पता चलेगा कि जीवन में गलतियां कौन सी नहीं करनी है। सब मूल्य का खेला है बाबू भैया, समझ गए हो। चाणक्य चंद्रगुप्त नहीं बन सकते थे, चंद्रगुप्त बना सकते थे। द्रोण अर्जुन नहीं बन सकते थे, अर्जुन बना सकते थे। अब आप कहेंगे कि क्यों अर्जुन नहीं बन सकते थे। अर्जुन को तो भय था कि हम द्रोण से पराजित हो जाएंगे, वो अर्जुन का परसेप्शन था, अर्जुन का वो मूल्य था अपने गुरु के प्रति। वो मान लिया था कि हम अपने गुरु से पराजित हो जाएंगे और वो पराजित हो जाता, क्योंकि मूल्य बन गया है, मान लिया है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अर्जुन भीष्म को ज्यादा मानता था, ज्यादा सम्मान देता था और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानता था, वो हार जाता। जबकि हकीकत थी कि कर्ण अर्जुन को हरा देता, लेकिन अर्जुन को कभी इस बात का भरोसा नहीं हुआ कि कर्ण हमें हरा देगा, इसलिए कर्ण से उसे बिल्कुल भय नहीं होता था। वो बार बार ललकार देता था कि जब चाहो आकर के युद्ध कर लो। लोगों को पता था कि कर्ण अर्जुन से तगड़ा है, कर्ण पराजित कर देगा अर्जुन को, क्योंकि उसके पास कवच कुंडल है, किसी भी तीर का वार कर्ण के ऊपर अप्रभावी रहेगा। लेकिन अर्जुन को इस बात का बिल्कुल भी भय नहीं था। अर्जुन को यह भरोसा था कि हम कर्ण को पराजित कर ले जाएंगे, इसलिए बार बार युद्ध के लिए तैयार होता था। लेकिन जब बात द्रोण और भीष्म की आई, अर्जुन नतमस्तक हो गया कि द्रोण और भीष्म हमें पराजित कर सकते हैं। तो गुरु के और पितामह के हाथों मरना ही हमें पसंद है, हम युद्ध करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण को पता था कि अब अगर परसेप्शन बना लिया है, मूल्य निर्मित कर लिया है अगर उनके प्रति, तो यह नुकसानदायक है, ये पराजित हो जाएगा और युद्ध जो है
बदल जाएगा, अधर्म जीत जाएगा। तब छल करना पड़ा अर्जुन भगवान कृष्ण को, छल रचना पड़ा उन्हें, कमजोर दिखाने के लिए कि ये अवसर है, इस समय तुम मार लोगे। देखना अलग-अलग कॉन्सेप्ट देखना। द्रोण को मारने की कसम खाया था धृष्टद्युम्न, और द्रोण उसी के सामने नतमस्तक होते हैं। उन्हें पता था कि भीष्म को, वो लेडी अवतार में जो आई थी, उनको पता था कि वही मारेगी हमें। तो ये सब खेला परसेप्शन का है, मूल्यों का है। मूल्य इतना महत्व रखता है। समझ गए पूरी बात को? क्लियर समझ में आया? अपने अंदर चेंज, अपने इमोशन का लाओ, अपने नजरिए का चेंज लाओ, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित होगा। मूल्य बदलो, जीने का तरीका बदल जाएगा, लड़ने का तरीका बदल जाएगा, सफलता दिखाई पड़ने लगेगी। ये कहना लेकिन आसान होता है, ये सारी बातें समझाना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। आदर्श समझाना और आदर्श मानना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि समझाना, विचार देना, तर्क देना, ये बुद्धि का काम है, और जो एक बुद्धि में पैदा हो सकता है वो कई बुद्धि में पैदा हो सकता है, उसे विचार कहते हैं। एक मोबाइल में नेटवर्क पकड़ रहा है तो सारी मोबाइल में नेटवर्क पकड़ता है, कम या ज्यादा पकड़ता तो है। लेकिन एक मोबाइल से फोन करना, सभी मोबाइल से फोन नहीं चला जाता है। तो विचार और बुद्धि तो सबके पास है, स्वीकार्यता अपनी स्वयं की होती है। और इसी को तप कहते हैं, इसी को योग कहते हैं, इसी को साधना, इसी को मेहनत, इसी को संघर्ष नाम दिया गया है। यही मेहनत और यही संघर्ष करना, अपने आप को जीतना और अपने आप को ढालना, यही मनुष्य की सफलता है। ठीक है? आज तो कहोगे गुरुजी अलग एकदम दैवीय प्रवचन हो गया। ये प्रवचन नहीं है, इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ऐसे ही विचार आएंगे, लेकिन व्यवहार में प्रयत्न करके उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर उतर गया, हो सकता है कि उसका समय खत्म हो गया। समय और समझ, ये दोनों के कट्टर दुश्मन एक दूसरे के हैं। समय आएगी तो समझ नहीं रहे, समय रहेगा तो समझ नहीं रहेगी, और समझ आएगी तो समय नहीं रहेगा। ये दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, और इन्हीं को एक साथ लाने के लिए बार बार पंचायत करनी पड़ती है। एक समझौता अपने अंदर करना पड़ता है, चीजों को त्यागना पड़ता है। जब कहीं पर कोई पंचायत आयोजित होती है तो पंचायत में भाग लेने वाले सभी लोग अपने अपने काम को कुछ देर के लिए टाल देते हैं, क्योंकि उन्हें करना पंचायत है। पंचायत का फैसला आने तक वो सारे कार्य उनके अपने छोड़ दिए होते हैं। वैसे ही दुनियादारी के बाकी सभी कार्य छोड़ करके समय और समझ का पंचायत करवा के, समझौता करवा के एक करना पड़ता है। और जब तक ये दोनों एक होकर के किसी नतीजे पर ना पहुंच जाएं, तब तक हमें अन्य सभी प्रकार के कार्यों से विमुख होना चाहिए। पंचायत का रूल ही यही होता है, वही रूल हमारे अंदर लागू होता है कि तब तक हम बाह्य चीजों और बाह्य कार्यों की तरफ ध्यान ना दें, जब तक हमारी समय और समझ एक होकर के किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए। चलिए, अब हम स्वाभाविक उस पर चलते हैं, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य की बात करते हैं। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों में जाएंगे तो बेंजामिन एस ब्लूम ने इसे 6 भागों में विभक्त किया है, और सिम्पसन ने भी इसे 6 भागों में बांटा है। वैसे क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य के वर्गीकरण में सिम्पसन का नाम आता है। सिम्पसन ने इसे 6 भागों में विभक्त किया है। क्या बताया है? उधर देखो सिम्पसन की बात है, इधर देखो बेंजामिन एस ब्लूम की बात है। दोनों लोगों की अलग अलग बातें हैं। ठीक है? बेंजामिन एस ब्लूम ने कहा कि सबसे पहले उद्दीपन आता है। उद्दीपन मतलब एक प्रकार से उत्तेजना है। जैसी उत्तेजना होगी वैसा हम कार्य करेंगे। इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से है। इसका संबंध किससे है? शारीरिक क्रियाओं से। सबसे पहले हम किसी क्रिया को करने की उत्तेजना आती है हमारे अंदर, जैसी उत्तेजना होगी वैसी ही क्रिया होगी, और फिर उसी क्रिया पर हम नियंत्रण बनाएंगे और उसी में हम समायोजन बना लेंगे। वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। बार बार करने से स्वभाव आ जाता है, और स्वभाव जब बन जाता है तो वो स्वभाव धीरे धीरे करके आदत में कन्वर्ट हो जाता है। शारीरिक क्रियाओं को हम ऐसे करते हैं, जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं तो बहुत थुड़क थुड़क की आवाज ऐसे करते हैं। कुछ लोग चावल खाते हैं तो वो पूरे मुट्ठे से सानते हैं। हमारे एक मित्र थे ना, ऐसे सानते थे तो इधर से चिल्ल 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 करके निकलता था। ऐसे खाते थे, और रोटी सही से खाते थे, चावल के साथ दुश्मनी थी। जानते हो ये कैसे तैयार होता है? बचपन में उद्दीपन, बचपन से आदत बिगड़ती है। चाय को देख करके, चावल को देख करके उत्तेजना ज्यादा आ जाती थी,
दौड़ करके पकड़ना, हड़बड़ 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 अनुक्रिया करना, जल्दी जल्दी निपटाओ। फिर उसी कार्य को अगर समझाया नहीं गया, लोगों के द्वारा उसे समझाया नहीं गया, सही नहीं किया गया घर परिवार के द्वारा, तो उसी क्रिया में नियंत्रण आ गया, कंट्रोल बना लिया, और फिर हम उसी में समायोजन कर लेते थे। वही हमारा स्वभाव बन गया, वही हमारी आदत हो गई। फिर हम वो आदत, इसलिए आदत एक बार बन जाती है तो आदत टूटती नहीं, आदत छोड़ने से छुड़ाई नहीं जाती। चलना, भागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बातचीत करना, बोलना, चालना, ये सब हमारी आदत का पर्याय है। आप किसी बात को कैसे कहते हो, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, बातें करते समय आपकी भाव भंगिमा कैसी है, ये सब हमारी आदत का परिणाम होता है। और इसको सिम्पसन ने कैसे समझाया? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? संवेदना को अर्थ देना ही प्रत्यक्षीकरण होता है। मतलब ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के संदर्भ में रुचि व प्रेरणा का जागृत होना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बाह्य वस्तुओं का मतलब है कि वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के विषय में ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से, कानों से जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, उसके विषय में रुचि व प्रेरणा का जागृत होना, यही प्रत्यक्षीकरण है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा प्रेरणा होगा, फिर वैसी हम व्यवस्था करेंगे, यानी क्रिया व अनुभव को सेट करेंगे हम। क्रिया व अनुभव का जो सेट पैटर्न होता है, वही होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसी को व्यवस्था कहते हैं। यानी क्रिया और अनुभव को हम जोड़ देंगे और फिर निर्देशात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। किसी कार्य को करने के लिए निर्देशात्मक प्रतिक्रिया का मतलब कैसा कार्य करना है, हम इसका निर्देश अपने अंदर तय करते हैं। फिर किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास व कौशल हमारी कार्य प्रणाली तैयार करता है। किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास कितना है और फिर हमारा कौशल क्या है उस कार्य को करने का, यह हमारी कार्य प्रणाली है। और इसी से हम जटिल बाह्य प्रतिक्रियाएं करते हैं। कोई भी क्रिया हम इसी से करते हैं। जैसे आपको बाइक चलाना सीखना है, बाइक चलाना है, तो सबसे पहले आएगा परसेप्शन। परसेप्शन आने का मतलब क्या है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के रुचि और प्रेरणा जागृत होना। गाड़ी चलाने को लेकर के आपके अंदर रुचि व प्रेरणा जागृत हुई, और रुचि व प्रेरणा जब दोनों एक होती है ना, तो किसी भी क्रिया को करने का बल प्रदान करती हैं। उसके बाद हम क्रिया व अनुभव को सेट करेंगे। अनुभव कैसे सेट करेंगे? लोगों को देखे हुए हैं चलाते हुए, लोगों से सुने हुए हैं चलाते हुए कि गाड़ी कैसे चलाना है, ये हमारा अनुभव हो गया जो लोगों के द्वारा। अनुभव तो वैसे सेल्फ जनरेटेड होता है, लेकिन वातावरण से भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं। लोगों के द्वारा भी की गई क्रियाओं से हमारे पास एक्सपीरियंस आता है। हम उस अनुभव को और फिर उसी हिसाब से अपनी क्रिया को सेट करेंगे। उसके बाद हम अपने आप को निर्देशित करेंगे कि हमें करना कैसे है, अपनी क्रिया को करना कैसे है। तो गाड़ी पे बैठेंगे, पहले ये सब मानसिक घटित होता है। गाड़ी पर बैठेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब निर्देश हम अपने आप को दे लेते हैं। फिर क्या करते हैं? अब अपने आत्मविश्वास और अपने कौशल का प्रयोग, कैसे हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा करके फिर हम कार्य करना शुरू कर देंगे। कार्य करते 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 चलाना सीख जाएंगे, और जैसा सीखेंगे वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। जटिल बाह्य प्रतिक्रियाएं हम वैसा ही करने लगेंगे। बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे आप लोग ना? देखो, साइकिल पर चढ़ने वाले लोगों की स्टाइल अलग अलग होती है। कुछ लोग जमीन एक ही जगह पर रखे रखे साइकिल पर टांग फेंक करके बैठ जाते हैं, फिर वहीं से पैडल लगा करके चलने लगते हैं। कुछ लोग देखना, बड़े बुजुर्ग जो चलाते हैं, पहले कुछ दूर साइकिल को दौड़ा लेते हैं, पौदान पे रख करके पैर को पहले दौड़ा लेंगे, फिर टांग फेंक करके उसी पर चढ़ जाते हैं। सबकी अलग अलग स्टाइल है। और ये स्टाइल कैसे सीखा गया है? परसेप्शन, व्यवस्था, निर्देशात्मक प्रतिक्रिया, कार्य प्रणाली, फिर जटिल बाह्य प्रतिक्रिया, वैसे ही कर रहे हैं। कभी टाइपिंग सीखने गए हो टंकड़? अपने आप से जब आप सीखते हो तो आपको टाइपिंग सीखने की तरफ रुचि व प्रेरणा जागृत हुई होगी। फिर आप अपने अनुभव और अपने क्रिया का सेट व्यवस्थित करके निर्देशात्मक क्रिया अपने आप को निर्देशित किए होंगे, फिर कार्य प्रणाली सेट किए होंगे। अब आप अगर हथेली को आपने मान लो सेट कर लिया, हथेली को रख करके नीचे, फिर अंगुलियों को चला करके आप टाइपिंग करना सीख लिए, और इसी कार्य प्रणाली में बार बार आपने रिपीट कर लिया, फिर ये आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर वैसे ही आप जटिल प्रक्रियाओं को करोगे, मतलब टाइपिंग का कार्य फिर वैसे ही करने लग जाओगे। स्पीड नहीं मिल पाएगी। फिर किसी टीचर के पास जाओगे तो आपको टाइपिंग करते हुए देखेगा तो उसे कमियां समझ में आएंगी। ओ हो, बेटा हथेली को रखे हुए हो तुम, हवा में रखना है, खाली अंगुलियों को कीपैड पर डालना है। लेकिन अगर एक बार आदत बन गई ना, फिर इससे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। एक ना सीखा हुआ व्यक्ति आसानी से सीख लेगा गुरु के निर्देश में, लेकिन एक अपने आप से गलत तरीके से सीखा हुआ व्यक्ति, उसको सिखाना उससे भी कठिन काम हो जाता है। एक ना सीखे हुए बालक
को जितने आसानी से सिखा देगा, उतने आसानी से गलत तरीके से सीखे हुए व्यक्ति को नहीं सिखाया जा सकता है। क्योंकि गलत तरीके से जो सीखा हुआ व्यक्ति है, उसने अपने स्वभाव और अपनी आदत विकसित कर ली है गलत तरीके की। उसके लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। ये क्रियात्मक पहलू हो गया। इस प्रकार से इन्हीं 3 क्षेत्रों की लर्निंग हम करते हैं और इन्हीं 3 क्षेत्रों की लर्निंग से हमारे सर्वांगीण विकास होते हैं। तो हम शिक्षण के उद्देश्य पढ़ करके संपूर्ण समाप्त कर लिए हैं। अब हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है अगला शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है। लेकिन अब शिक्षण के सिद्धांत आज नहीं शुरू करेंगे। बस थोड़ी-सी बातें हम केवल बता देते हैं, कहानी का छोटा रूप आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि शिक्षण सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना है। सिद्धांत शब्द अपने आप में बता देता है। सिद्धांत का मतलब होता है जिसके सिद्धि का अंत हो चुका हो। किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए उसके सिद्धांतों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सिद्धांत नियम होते हैं। सिद्धांत से बाहर नहीं जाया जा सकता है कभी भी। हर कार्य को करने का अपना एक नियम होता है, अपना एक प्रिंसिपल और अपना एक सिद्धांत होता है। हम उस कार्य में सफलता तभी प्राप्त करेंगे जब हम उस कार्य को करने के नियमों का ध्यान रखें। नियम विरुद्ध जाकर के कभी भी कार्य की सफलता नहीं हो सकती है। तो टीचिंग का